नमस्कार, स्वागत है सभी का देश के सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर। आपका पसंदीदा शो लेकर मैं हाजिर हूं, आंचल गुलाटी, जिसका नाम है न्यूज पंच, जहां सत्य और तथ्य के साथ खबरों से हम आपको करवाते हैं रूबरू, जहां बहुत गहन मंथन, चिंतन और पड़ताल के साथ खबरों को हम लेकर आते हैं आप तक। तो सीधे रुक करते हैं इस वक्त की प्रमुख टॉप लाइन्स की तरफ। तो आखिरकार एक बार फिर अपने बिगड़े बोलों की वजह से देश विरोधी कहला रहे हैं राहुल गांधी। क्या है वो बिगड़े बोल, क्या दर्शाती है उनकी ये मानसिकता, इस पर करेंगे हम विस्तृत तौर पर चर्चा। साथ ही साथ अब ऑनलाइन मनी गेम्स को लेकर ना ही बेल, सीधा अब हो सकती है गिरफ्तारी, क्योंकि इन गेम से जुड़े जो ड्राफ्ट नियम है वो कर दिए गए हैं जारी। इस पर भी करेंगे हम विस्तृत बातचीत। और वहीं पाकिस्तान में आखिरकार क्यों आज का दिन ब्लैक डे के नाम रहा, इस पर भी होगी बात। लेकिन सबसे पहले हम बात करने वाले हैं भारत विरोधी राहुल गांधी के बारे में। तो आखिरकार भारत विरोधी राहुल गांधी क्यों है? क्योंकि एक बार फिर विदेशी सरजमी पर जाकर उन्होंने जहर उगला। प्लीज चेंज द ग्राफिक्स। और बात हो रही है उनके इस बयान को लेकर, क्योंकि इसी बयानबाजी और उन्होंने क्लास लगा दी, यानी कि भाजपा ने अपनी रिएक्शन दिया है इसे लेकर और क्लास लगाई है। तो आइए अब देखते हैं कि राहुल गांधी की जो देश विरोधी बोल हैं ये किस तरफ इशारा करते हैं। ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि आखिरकार उनकी ये मानसिकता जो है वो है क्या। साफ तौर पर राहुल गांधी ने जिस तरह के बयानबाजी को लेकर विदेशी सरजमी पर यह बताया, खास तौर पर लोकतंत्र को लेकर एक बार फिर उन्होंने विदेश में जाकर कुछ ऐसा कहा है कि उसकी वजह से चौतरफा विरोध उनका हो रहा है। तो आइए सीधे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये बिगड़े बोल उन्होंने कहां पर कहे और आखिरकार क्यों कहे। तो राहुल गांधी एक बार फिर विदेशी धरती पर अपने बिगड़े बोलों का कहीं ना कहीं मुजाहिरा पेश किया। उन्होंने कोलंबिया में जो EIA की जो यूनिवर्सिटी है वहां पर विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था यानी जो हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उस पर चौतरफा हमला हो रहा है। वैश्विक भूमिका के सवाल पर उन्होंने भारत और चीन की तुलना की, जबकि दोनों अलग अलग क्षेत्रफल के हिसाब से, एथनिसिटी के हिसाब से, तमाम जो अलग अलग मापने के मापदंड होते हैं, दोनों देश बिल्कुल अलग हैं। और भाजपा ने इस पर तीखा वार किया है। तो क्या रहा भाजपा का पलटवार और राहुल के बयान पर बीजेपी की जो तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है वो हम आपको सुनवाएंगे। इसमें जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं रविशंकर प्रसाद, उन्होंने कहा कि हमेशा आधारहीन बात राहुल गांधी करते हैं। वहीं जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं गौरव भाटिया, उन्होंने भी निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत को वैश्विक मंच पर अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते राहुल गांधी। कुछ ऐसा ही कहना जो भाजपा के प्रवक्ता हैं प्रदीप भंडारी, उनका भी बहुत तीखा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि राहुल का रिमोट कंट्रोल किनके पास है? जो विदेशी ताकतें हैं उनके पास है। और लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ ऑपोजिंग भारत हैं राहुल। कंगना रणावत ने भी उन पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत को हमेशा नीचा दिखाते हैं राहुल गांधी। और वहीं अमित मालविया ने भी राहुल की जमकर क्लास लगाई। उन्होंने कहा कि भारत को नीचा दिखाना, अपमानित करना राहुल गांधी की आदत है। तो आइए जो तमाम रिएक्शंस हैं उसमें से जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है रविशंकर प्रसाद, उन्होंने क्या कुछ कहा, शहजाद पूनावाला ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। कोलंबिया के बगोटा में कहा है कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, लोगों को बात करने की आज़ादी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सबसे अधिक आज़ादी से देश के विकास को, भाजपा को और प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली देते हैं तो राहुल गांधी है। तो आपको देश के खिलाफ कुछ भी बोलने का अधिकार है। मोदी जी के ऊपर तो आप
झूठे आरोपों की झड़ी लगाते हैं पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम करके। तो लोकतंत्र में तो आपको एक प्रकार से गाली देने का अधिकार दे रखा है हिंदुस्तान ने। एक बार फिर से राहुल गांधी मोदी विरोध और बीजेपी विरोध में उतरते उतरते भारत देश की संस्थाओं के विरोध में उतरा है, और वो भी विदेशी धरती पर। तो सेना का अपमान, सनातन का अपमान, हमारे संवैधानिक संस्थाओं का अपमान, यही बन चुकी है राहुल की पहचान, और वो भी विदेशी धरती से। तो ये वैसे लीडर ऑफ ऑपोजिशन एलओपी है या लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा एंड पर्यटन? विदेश में जाकर कुछ ऐसा कंटेंट मिलता है जिससे कि भारत में डिसकंटेंट पैदा करने के लिए प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। और इसी बड़ी खबर पर ज्यादा बातचीत के साथ शैलेंद्र मिश्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, एक बार फिर राहुल गांधी चौतरफा घिरते हुए नजर आ रहे हैं। भारत के लोकतंत्र को लेकर जो विवादास्पद बयान उन्होंने विदेशी सरजमी पर दिया है। देखिए, आज बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक के बाद एक पलटवार किया है राहुल गांधी के बयानों पर। कोलंबिया में जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, उस पर बीजेपी का यह कहना है कि ये कोई पहली बार नहीं है। आप उठा के देख लीजिए कि लगातार इससे पहले भी जब विदेश की धरती पर गए हैं राहुल गांधी, तब भारत विरोधी बयान आए, और इसीलिए जब वो जा रहे थे विदेश, तब बीजेपी की तरफ से कहा गया कि आप लोग इंतजार कीजिए, एक और बयान आने वाला है भारत के विरोध में। तो नेता विपक्ष हैं राहुल गांधी, आखिर उनमें क्या ऐसी योग्यता है कि कांग्रेस के तमाम बड़े नेता के बीच हमेशा उन्हें ही बुलाया जाता है अलग अलग जगहों पर लेक्चर देने के लिए, या फिर विदेश दौरों पर आमंत्रित किया जाता है? ये सवाल आज बीजेपी ने पूछा है और कहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी बयानबाजी करते रहे, जो भारत के बारे में कहते रहे, महात्मा गांधी ने जो भारत के बारे में कहा था वहीं पर, उसी जगह पर जहां पर उन्होंने बयान दिया है, तो फिर अब राहुल गांधी को ये बताना होगा कि महात्मा गांधी सही थे या फिर राहुल सही हैं, चूंकि भारत के बारे में कोई भी अच्छी बातें वो विदेश की धरती पर जाकर नहीं कहते हैं। और हम जानते हैं कि विनिर्माण सेक्टर को लेकर जो कुछ राहुल गांधी ने कहा कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, और जो भारत की जो बनी बाइक हैं, चाहे वो बजाज की या टीवीएस की या बाकी बाइक्स, वो विदेशों में हम जानते हैं कि उनका बहुत निर्यात होता है। उसकी एक फ़ोटो भी राहुल गांधी के साथ आई है। तो फिर राहुल गांधी को ये बताना चाहिए कि 2014 से पहले के आंकड़े ही क्या वो सामने रखते हैं। 2014 के बाद जो हालात बिल्कुल बदल गए, आज हम देख रहे हैं कि निर्यात में आप देखें आईफोन भारत में बन रहे हैं, मोबाइल का एक बड़ा विनिर्माण आप देखें वो भारत में अब होता है, और टेक्नोलॉजी में हम इतना आगे हो गए हैं, डिफेंस में आगे हो गए। तो ये सब आंकड़े क्या राहुल गांधी को दिखाई नहीं देते? तो बीजेपी आज सवाल पूछ रही है कि क्या सुनियोजित तरीके से दरअसल नेता विपक्ष राहुल गांधी वो जब विदेश जाते हैं तो भारत के बारे में ऐसे बयान देते हैं जिससे भारत विरोधी के आरोप जो है और पुख्ता होते हैं। जो बयानबाजी है उसमें तथ्य और सत्य की कमी है, और विदेशी सरजमी पर इस तरह के बोलना अपने आप में ये दर्शाता है जो मानसिकता है। लेकिन किस तरह से सैम पित्रोदा को भी उनके साथ लगातार इन विदेश यात्राओं पर देखा गया, जिन्हें मार्गदर्शक के तौर पर राहुल गांधी मानते हैं। ये देखिए, तीन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात तो है कि कांग्रेस पार्टी के किसी नेता की तरफ से जब बयान आता है जो भारत के विरोध में होता है, तो शीर्ष नेताओं से कांग्रेस से सवाल पूछा जाता है। लेकिन राहुल गांधी जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी का, वो जब विदेश की धरती से बयान दें, तब फिर ये सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस में राहुल गांधी के इन बयानों पर क्या कुछ एक तरह से देखें ये एक सहमति है कि राहुल गांधी जब भी विदेश जाएंगे तो भारत के बारे में कुछ ऐसी बातें कहेंगे जिससे भारत की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी। दूसरी बात यह है कि अगर कुछ भारत में आपको आलोचना करनी ही है तो आप भारत में भी रहते हैं, जब विदेश दौरा खत्म होता है तो आप यहीं आते हैं, राजनीति के तमाम दौरे आप राज्यों के करते हैं, नेता विपक्ष लोकसभा है, तो यहाँ पर आप बोलिए। लेकिन ऐसा देखने को मिला है कि आप जब बाहर जाते हैं तो भारत से जुड़ी विरोधी बातें करते हैं,
और आंकड़े जो रखते हैं वो भ्रामक होते हैं, उनमें तथ्य नहीं होता है। जी। तो 3 आरोप है। पहला तो कि विदेश की धरती पर जाकर आप भारत की बुराई नहीं करनी चाहिए, ये बीजेपी का कहना है। दूसरी बात यह है कि अगर आप कोई बात कहते ही हैं तो उसमें तथ्य होने चाहिए, बिल्कुल। बिना तथ्य के आप बात रखते हैं। जी। तो ये एक बड़ा आरोप है और इसीलिए आज बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक तरह से कहा है कि राहुल गांधी और इस वक्त की जो कांग्रेस है वो पूरी तरह से अपरिपक्व राजनीति कर रही है, यानी परिपक्वता की पूरी कमी है अगर आप कांग्रेस के बिल्कुल। और मौजूदा इसी नेतृत्व तरह में की एक देखें। मैच्योर्डनेस जिस तरह से पॉलिटिशियंस में होनी चाहिए, इसका भी करारा जवाब बीजेपी ने दिया है कि कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उन्हें बयान देने से पहले कम से कम कई बार सोचना चाहिए, और खास तौर पे वो अगर निराधार है तो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और आइए अब बात करते हैं ऑनलाइन मनी गेम्स पर, जिस पर वार हुआ है क्योंकि PROG का जो नियम है उसका ड्राफ्ट जो है उसे जारी कर दिया गया, क्योंकि अब ये जो गेम्स पैसों से जुड़े हैं वो बंद होंगे। ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की कवायद है। तो आखिरकार ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ा हुआ ये जो ड्राफ्ट जारी किया गया, आखिर ये ड्राफ्ट कहता क्या है, इसका सेक्शन 5 और 7 किस तरह से ऑनलाइन गेमिंग को सही तरीके से आपको एक्सप्लेन करता है, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे कि ऑनलाइन गेमिंग में प्रोग्राम नियम का जो ड्राफ्ट जारी किया गया, ये ड्राफ्ट IT मंत्रालय ने जारी किया और बेहतर नियमन और मनी गेम पर रोक इस ड्राफ्ट को जारी किया गया है। सरकार द्वारा साफ तौर पर यह कहा गया है कि ये जारी जो ड्राफ्ट है वो अभी अंतिम नहीं है और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं 30 दिनों में उनसे सुझाव, उनकी जो आपत्तियां हैं वो मांगी जाएंगी। अब इसका मकसद क्या है? मकसद है कि गेमिंग सेक्टर को और ट्रांसपेरेंट बनाया जाए और ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को ज़्यादा सुरक्षित और संरक्षित बनाया जाए, ताकि पैसों के लेन देन जो होते हैं अगर वो शामिल होने की बात सामने आती है तो कड़ी सजा का प्रावधान है अब आपके लिए। 3 साल जेल या आपको भरना पड़ सकता है 1 करोड़ का जुर्माना। और ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग को बढ़ावा दिया जाएगा इसके इतर, और खेल मंत्रालय और IT मंत्रालय तैयार करेंगे तमाम इससे जुड़े हुए जो नियम हैं। और गेमिंग क्षेत्र में बड़े गेम चेंजर के तौर पर कौन उभरेगा? भारत उभरेगा, जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, हम ऑग्यूमेंटेड रियलिटी की बात करते हैं, हम बात करते हैं इन मॉड्यूल्स के बदलने की। लेकिन आखिरकार जिस कानून की हम बात कर रहे हैं, जो ड्राफ्ट है, ये कानून आखिर कहता क्या है? तो ऑनलाइन गेमिंग कानून से जुड़े नियमों का मसौदा, प्रस्ताव या ड्राफ्ट जारी किया गया। कानून का उल्लंघन गैर जमानती अपराध की श्रेणी में है, यानी इस पर आपको जमानत नहीं मिलेगी। अगर जो कंपनी इसमें इन्वॉल्व है उसका हर कर्मचारी इस नियम को तोड़ने का जिम्मेदार और भागीदार माना जाएगा। धारा 5, धारा 7 के अगर हम अंतर्गत देखें तो ये तमाम जो अपराध हैं जो इस मनी गेमिंग से जुड़े हैं वो गैर जमानती अपराध माने जाएंगे, यानी आपको सीधा जेल होगी, सीधा गिरफ्तारी की जाएगी। तो ये जो धारा 5 है, जो धारा 7 है, आखिरकार ये क्या कहती है वो समझते हैं। तो संस्थाओं को ऑनलाइन मनी गेम्स और ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं की पेशकश करने, सहायता देने, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबंधित करती है। अब धारा 7 कहती है कि जो तमाम आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो आपकी वित्तीय संस्थाएं हैं, अगर किसी अन्य व्यक्ति को ऑनलाइन गेमिंग की जो सर्विसेज हैं, आप वित्तीय लेन देन करते हैं, उसकी सुविधा प्रदान करते हैं तो उसे रोकेगी। नियमों में तलाशी लेने के लिए जो अधिकारी जाते हैं उनकी सुरक्षा का भी पूरा प्रावधान और संरक्षण इसमें मौजूद है। इसी पर बात करने के लिए शैलेंद्र मिश्र जुड़े हैं। शैलेंद्र, साफ तौर पर ऑनलाइन गेमिंग के लिए जो ये प्रस्ताव जो भेजा गया है, इसका मकसद साफ है कि जो गेमिंग है उसको बढ़ावा तो मिले, लेकिन कहीं ना कहीं जो पैसा है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कई घर बर्बाद हुए हैं उस पर रोक लगाई जाए। आंचल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। देखिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। जो हाल में ही बीता संसद सत्र रहा है उसमें ऑनलाइन मनी गेमिंग और गेमिंग से प्रमोशन से जुड़ा जो बिल है और ऑनलाइन मनी गेमिंग पर रोक से जुड़ा बिल,
वो संसद के दोनों सदनों में पारित हुआ था, लोकसभा से और राज्यसभा से। उसके बाद इससे जुड़ा कानून वो प्रभावी हुआ राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद। इसके बाद नियम बनाने की बात आती है। उस नियम को लेकर एक ड्राफ्ट मसौदा जारी किया गया है, जिसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो गेमिंग कंपनियां हैं, इंडस्ट्री है, जो आम लोग हैं, उनसे एक राय ली गई है कि क्या कुछ नियम होने चाहिए। उसके बाद पूरी तरह से बैन लग जाएगा। हम जानते हैं ऑनलाइन मनी गेमिंग पर। ऑनलाइन मनी गेमिंग क्या है? जिसमें ऑनलाइन पैसे का लेन देन होता है, गैम्बलिंग होती है। उसमें हम देखते हैं कि लाखों मध्य वर्ग परिवार, उनको बहुत नुकसान होता था। खासतौर पर जो किशोर हैं, जो युवा हैं, वो इस ऑनलाइन मनी गेमिंग के जाल में फंस जाते थे और परिवार बर्बाद हो जाते थे। आत्महत्या तक की खबरें आई। तो अब उस पर रोक लग गई। दूसरी बात यह है कि इसका जो दूसरा पहलू है वो यह है कि ई स्पोर्ट्स, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक तौर पर हम देखते हैं कि ऑनलाइन स्पोर्ट खेला जाता है, उससे स्किल्स डेवलप होती है, तमाम जो खेलों से जो फायदा होता है, वो कैसे उसका प्रमोशन हो, उसको लेकर इसमें प्रावधान किए गए हैं। तीसरा, सोशल गेम जो होते हैं, बहुत सारे जो सोशल गेम्स हैं, इसमें कुछ लोग ग्रुपिंग में बैठकर समय व्यतीत करते हैं और सोशल गेम्स खेलते हैं, उसको भी प्रमोशन हो। तो ये 3 पार्ट है। इसको लिए एक अथॉरिटी बनेगी जहाँ पर शिकायत होगी, जहाँ पर वो नियमन होगा। जो अगर कोई ऑनलाइन मनी गेम करता है तो वो लेकिन आपको लगता है शैलेंद्र कि इसमें ये सब 30 दिन में जब तमाम स्टेक होल्डर्स सुझाव मांगेंगे, लेकिन जो वो सोच है इजी मनी, क्विक मनी, वो जो प्रलोभन है, वो जो एक आपके अंदर लालच पैदा करता है, आसान पैसा बनाना, ये उस सोच पर भी कहीं ना कहीं विराम लगाने की कोशिश है सरकार की। देखिए, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि ऑनलाइन मनी गेम के जरिए पैसा कमाने की एक जो सट्टेबाजी की जो प्रवृत्ति रही है वो पूरी तरह से रुक जाएगी। दूसरी जो इससे बड़ी बात है कि ये सोशल इशू हो रहा था। बच्चे गेम खेलते खेलते ऑनलाइन मनी गेम की तरफ चले जाते थे और वहाँ पर वो फिर चोरी करते थे घर में, या उनके पास जो पैसे होते थे वो उसे लगा देते थे। माता पिता से छुप कर वो इस तरह के ऑनलाइन मनी गेम खेलते थे। कई बार देखा कि बहुत पैसा बर्बाद हुआ तो आत्महत्या की खबरें आई, परिवार बर्बाद हुए। तो सरकार ने इस पर एक संज्ञान लेते हुए इतना प्रभावी कानून लागू करने का फैसला किया है, जिससे लाखों मध्यवर्ग परिवार को राहत मिलेगी। और ये दूसरी तरफ ये भी देखा गया है कि गेमिंग जो इंडस्ट्री है दुनिया में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और भारत में कंटेंट क्रिएटर्स हैं, गेमिंग के स्किल वाले लोग हैं। तो ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स यहाँ पर विकसित हों, दुनिया का हब बने, उसके लिए क्या प्रमोशन हो सकता है, क्या बेहतर प्रावधान हो सकते हैं, इसको लेकर भी प्रावधान किया गया है। तो ये समझना होगा कि ये जो बिल, जो कानून बना, वो दरअसल ऑनलाइन मनी गेमिंग पर रोक लगाना और ई स्पोर्ट और सोशल गेमिंग को बढ़ावा देने के लिए जो कुछ नियम होने चाहिए, जो अभी उतने बेहतर नहीं है, उनसे जुड़ा ये पूरा कानून है, जिसपे एक मसौदा ड्राफ्ट जारी किया गया है। यानी अगर गेमिंग इंडस्ट्री की कुछ शिकायत हो, सुझाव हो, या आम लोगों को कुछ शिकायत हो, सुझाव हो, अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं, बैंकर्स भी इसके स्टेक होल्डर पहले थे, ऑनलाइन मनी गेमिंग जब होती थी, तमाम जहाँ से पैसा लेन देन होता था, तो वो अब पूरी तरह से बैन हो जाएगा। और जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं वो बताएं कि क्या कुछ उनके और सुझाव है, उस पर फिर अंतिम मसौदा जारी होगा 30 दिनों बाद। और बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि हम यहाँ पर ई स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, तो ई स्पोर्ट्स कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला होगा शैलेंद्र इस पूरी गेमिंग इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि ये एक इवॉल्विंग सेक्टर है, सनराइजिंग है। प्रधानमंत्री खुद मानते हैं, जिसमें हम ऑग्यूमेंटेड रियलिटी की बात करते हैं, वर्चुअल रियलिटी की बात करें, हम खुद इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल न्यूज़ चैनल्स में करते हैं। ये देखिए, हम बहुत सारे गेम्स खेलते हैं। वास्तविक तौर पर देखें कि जिन खेलों को हम इसलिए खेला जाता है कि उसमें बहुत सारी जो क्षमता है वो विकसित होती है। हमारी एनालिटिकल जो क्षमता है, विश्लेषण क्षमता है, या फिर गेम खेलने से खेल से जो फायदे हैं वो विकसित होती है। सामूहिकता में जब आप कुछ चीज़ें खेलते हैं तो उससे काफ़ी फायदा भी होता है। ई स्पोर्ट्स से वही सारे बहुत सारे फायदे मिलते हैं जो आप अगर वास्तविक तौर पर खेल खेलते हैं किसी मैदान में, तो वहाँ से जो कुछ फायदे होते हैं। अब सवाल यह है कि इसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसमें कौन कंपनियां हो, उनके लिए नियम कानून क्या हो, तो उसके लिए ये पूरा एक तरह से देखिए प्रावधान रखा गया है। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि ई स्पोर्ट को लेकर
एक एक बेहतर इकोसिस्टम बनेगा जी। और सोशल गेम्स को लेकर बेहतर इकोसिस्टम बनेगा तो नए नए गेम्स, नई नई गेमिंग कंपनियां और इस सेक्टर में नए रोजगार और भी ये आएंगे। इस तरह का क्योंकि ये जो जरूरत ड्राफ्ट है महसूस वो की जाती रही थी नियमन कि इसके लिए एक बेहतर बिल्कुल प्रावधान और हो, बेहतर नियम हो। बिल्कुल नियमन और प्रावधानों को रेगुलराइज करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और वहीं अब बात करते हैं पाकिस्तान से जुड़ी हुई, जहां उसके इतिहास के लिए आज का दिन ब्लैक डे को समर्पित है, क्योंकि पाकिस्तान में आज़ादी पर एक बार फिर आंच है। क्योंकि वहां पर जब हम पत्रकारों की बात करते हैं, भारत में तो पत्रकारों को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताया गया, लेकिन शायद पाकिस्तान में तो जमहूरियत नाम की कोई चीज़ है नहीं, लेकिन वहां पर पत्रकारों पर डंडे बरसाए गए। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, वजह क्या रही, क्या छुपाना चाह रही है पाकिस्तानी सरकार? आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में आज़ादी पर जो सांच पर आंच है आखिरकार वो क्यों आई। इस्लामाबाद प्रेस क्लब की बात की जाए, यहाँ पर घुसकर हमला बोला गया, पत्रकारों पर डंडे बरसाए गए और इस घटना के बाद गुस्से में आग बबूला है पत्रकार संघ। पाकिस्तानी पत्रकार संघ इसे ब्लैक डे के तौर पर मनाएगा। उसने साफ तौर पर कह दिया कि मीडिया जो कि एक स्वतंत्र संस्था होती है, उस पर, उसके विचारों पर सीधा हमला किया गया। सरकार पर छापे को मंजूरी देने का आरोप है, यानी कि जो किया गया ये सरकार के संज्ञान में था। और प्रेस क्लब में हो रहा था एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन, जो तमाम वकीलों का समुदाय था, यानी कि लॉयर्स फ्रेटर्निटी, वो प्रदर्शन कर रहा था शांतिपूर्ण तरीके से। और इसी प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने हमला कर दिया और इसी हमले में पत्रकार भी टस से मस न हुए, पीछे हटने को तैयार नहीं थे। फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का ये ऐलान है कि सभी प्रेस क्लब विरोध में काले झंडे फहराएंगे। कराची, लाहौर, पेशावर तक ये प्रदर्शन जाने वाला है। और इस पर बात करने के लिए अक्षय डोंगरे हमारे साथ जुड़ गए। अक्षय, आखिरकार पाकिस्तानी सरकार क्या छुपाना चाहती है? जो पत्रकार का काम सच सामने लाना है, उसी पत्रकार पर अब वहां डंडे बरसाए गए। देखिए आंचल, अगर पाकिस्तान के पूरे एक तरह से जो डेमोक्रेसी हम कहते हैं, जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी हम कहते हैं, उसकी बात की जाए तो वो डिसफंक्शनल शुरुआत से ही रही है। पाकिस्तान में पत्रकारों की बात की जाए या फिर सिविल सोसाइटी की बात की जाए, ना उनको आज़ादी है, ढोंग रचा जाता है कि आज़ादी है, लेकिन आज़ादी अगर एक तरह से देखा जाए उनके काम करने की शैली में, उनके काम करने के तरीकों में, तो हमेशा उनको दबाया गया है, हमेशा उनको कंट्रोल किया गया है फौज द्वारा। लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया का इन्वेंट हुआ है, सोशल मीडिया में अब लोग खुलकर कुछ बातें बोलने लगे हैं, देश की सच्चाई बताने लगे हैं, जो भी लूपहोल्स है पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में उसको उजागर करने लगे हैं, तो अब एक तरह से बल का प्रयोग करके उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है उसमें अगर पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि इमरान खान की एक हमने देखा है कि ऊपर जिस तरह से एक्शन लिया गया, जिस तरह से उनको जेल में बंद किया गया, अगर पूर्व प्रधानमंत्री के साथ ये सब किया जा सकता है तो पत्रकार तो फिर भी काफी दूर की बात है। पत्रकारों के साथ तो क्या कुछ वहां पर होता रहा है अब ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन जिस तरह से अब आसिम मुनीर के अंडर में, मैं शहबाज शरीफ नहीं कहूंगा क्योंकि आसिम मुनीर एक तरह सरकार चला रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप से मिलने जाया जाता है तो आसिम मुनीर जाते हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स दिखाए जाते हैं, मुनीर दिखाते हैं, शहबाज शरीफ उनके एक पीए की तरह वहां पर बस खड़े रहते हैं। तो फौज एक तरह से वापस टेक ओवर कर रही है और इस बार काफी चालाक तरीके से टेक ओवर पाकिस्तान में हो रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर यह नहीं बोला जा रहा कि तख्ता पलट हो चुका है। डेमोक्रेसी को एक तरह से एक मुखौटा बनाकर फौज जिस तरह से रूल कर रही है, वहां पर ये होना लाजमी था और वही होता आसिफ मुनीर से ये उम्मीद की जा रही थी कि वो शायद तदबीर और तकदीर बदलेंगे, मुस्तकबिल बदलने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान का, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और एक मिराज है जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जमहूरियत कायम करने की बात करते हैं पाकिस्तान में, लेकिन जो पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है, जहां पर मानवीयता का हनन होता है, जहां लोगों को उनके अधिकार नहीं दिए जाते, यही सच निकाल रहे हैं वहां पर पत्रकार। शायद यही सबसे बड़ा डर है पाकिस्तान का। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और सोशल मीडिया के आने से जिस तरह से फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हुआ है, लोग जागरूक हो रहे हैं और खास तौर पे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में लोगों को पता चल रहा है कि किस तरह से डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में हो रही है और उसको लेकर रोष बढ़ता जा रहा है। बिजली के दाम हो, पानी के दाम हो, मूलभूत सुविधाएं हो, उनको लेकर लोग सवाल पूछ रहे हैं। वहां के जो लोकल पत्रकार है वो सवाल पूछ रहे हैं। तो अब आसिम मुनीर से देखिए उम्मीद लगाना बेकार था। जो आदमी एक जंग हारने के बाद में, आतंकवादी हमला करवाने के बाद में खुद को ही फील्ड
फील्ड मार्शल की उपाधि दे दे, जी। उस आदमी से आप ज्यादा मोरालिटी की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। तो वो रही दूसरी बात। लेकिन पत्रकारों को जिस तरह से वहां पर दबाया जा रहा है, उसको देखते हुए एक चीज बिल्कुल साफ है जी। कि भले ही पाकिस्तान दुनिया के सामने अपने आप को एक तरह से फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात की जाए, जी। प्रेस फ्रीडम की बात की जाए, तो उसमें अपने आप को काफी एडवांस दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सच्चाई दुनिया के सामने धीरे धीरे आ रही लेकिन है और बिल्कुल। अगले कुछ सालों में आप देखेंगे ये बढ़ता रहेगा। बिल्कुल, और जी। अपने हक के लिए लड़ना वहां के जो पत्रकार बिल्कुल। संघ है और आज उसको ब्लैक डे के तौर पर मनाना, ये अपने आप में दर्शाता है कि हक की आवाज जो है वो किसी धर्म, किसी देश की मोहताज नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अक्षय, इन तमाम जानकारी को हमसे धन्यवाद। साझा करने। और फिलहाल न्यूज़ पंच में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी 3 अलग अलग मुद्दों के साथ। मुझे मेरी पूजी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।